हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को E से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स होता क्या है। विद्युत फ्लक्स एक्चुअली किसी एक सरफेस में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं के जरिए विद्युत क्षेत्र के बारे में बताने वाली एक राशि है। विद्युत फ्लक्स सिर्फ हमें यह बताती है कि किसी एक सरफेस में कितना विद्युत क्षेत्र है। उस विद्युत क्षेत्र को किस तरीके से बताती है वो बताती है विद्युत बल रेखाओं के तरीके से, कि विद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर रही है और जितनी ज्यादा निकलेगी विद्युत बल रेखाएं उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसे हम फाई ई से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए आप इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन होगी बेटा, विद्युत क्षेत्र में सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके, अब सतह के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं, ये याद रखना है हमें। अगर ये सतह के लंबवत एक शीट रखी हुई है, इसमें से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं जो होगी इसे विद्युत फ्लक्स कहेंगे। अगर कोई एक शीट में ऐसे रख लेता हूं सिंपली, और अगर यहां से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है तो इसमें से अप्रोक्स इसकी तुलना में कम विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी। तो कम विद्युत बल रेखाएं की तो गुजरेगी, तो यहां पे विद्युत फ्लक्स भी कम होगा, इसके थ्रू कम होगा। अगर कोई सीट में ऐसे रख लेता हूं, जैसे एक राउंड शेप में, ऐसे अगर विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी तो इससे तो ज्यादा होगी विद्युत बल रेखाएं, बट इससे कम होगी। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इससे तो कम होगा लेकिन इससे ज्यादा होगा। तो इसमें विद्युत फ्लक्स इससे कम और इससे ज्यादा होगा। सिर्फ मैं आपको यह समझाना चाहता हूं यहाँ पे कि विद्युत बल रेखाएं, अगर कोई सीट लंबवत रखी हुई है तो विद्युत बल रेखाएं उसमें से ज्यादा निकलेगी, तो विद्युत फ्लक्स का मान भी ज्यादा होगा। और अगर कोई उसके पैरेलल रखी हुई है, समांतर रखी हुई है, तो विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। ओके, सो अब बात आती है इसके फॉर्मूले की। तो इसे हम फाई ई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र E इंटू ds। E वेक्टर है, आपको पता है, ds भी वेक्टर है। जो एरिया होता है, एरिया भी तो एक वेक्टर ही होता है। एरिया वेक्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि वेक्टर राशि है एरिया एक, और साथ में आएगा यहाँ पे कोस थीटा। ओके, आपको पता है कि जब भी एरिया वेक्टर लेते हैं 2D प्लान में, 2D है ना हमारे पास कोई एक प्लेन, तो 2D प्लेन में एरिया किधर से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको 2D बना देता हूं, जैसे ये कोई प्लेन है। ओके, तो इसका जो एरिया सदिश होगा ना, क्षेत्रफल सदिश, तो वो इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है। बट अगर 3D होगा कोई, हम अगर 3D प्लेन में लेते हैं तो एरिया वेक्टर हमेशा इसकी जो, अगर ये वाला हम प्लेन ले रहे हैं, इसका ये वाली सतह ले रहे हैं, तो इसके इधर से निकलेगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की दिशा ये होगी। अगर ये वाला लेंगे तो एरिया वेक्टर की दिशा ये होगी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि एरिया एक सदिश राशि है, ये आपको दिमाग में रहनी चाहिए बात। यहाँ पे सिर्फ खेल एरिया का है। ओके, यहाँ पे हमने कोस थीटा क्यों लिया? अब ये तो दोनों सदिश राशि है, बट ये जो है ना फ्लक्स, ये एक स्केलर राशि है। स्केलर मतलब अदिश राशि है। ओके, ये अदिश राशि, इसलिए यहां पे आएगा कोस थीटा। जैसे ये देखिए, ये गुजरने वाली विद्युत बल रेखा है अंदर वाली, और ये इसका एरिया सदिश होगा। जब बल रेखा इधर आएगी, एरिया सदिश भी इधर आएगा, तो इन दोनों के बीच का थीटा क्या होगा? 0 डिग्री तो होगा। इसलिए यहां पे कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0 डिग्री। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू ई सदिश इंटू ds। यहाँ पे ds की जगह पे कोई ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी को ds अच्छा नहीं लग रहा है तो a सदिश, एरिया सदिश। ओके, दोनों बात एकदम सही है। तो ये हो गया आपके विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। ओके, अब बात आती है इसके मात्रक की। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, आपको पता है इसका विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन अपॉन कूलाम। एरिया का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। तो यही हो गया इसका मात्रक। ओके, और एक तो ये मात्रक हो गया, और दूसरा आपको पता है
विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों इसके मात्रक है। ये हो गई विद्युत फ्लक्स की बात। एंड इफ ये तो प्लेन था लंबवत, ओके। अगर कोई प्लेन आपका ऐसे होता जो इसके पैरेलल है, जैसे ये मैं एक शीट बना देता हूं, ये शीट है, ओके। विद्युत बल रेखा इधर से निकलेगी आपके। आपको पता है कि एरिया सदिश की जो भी दिशा होगी हमेशा इसके या तो इधर होगी या इधर होगी, ओके। तो जो कोस थीटा होगा आपका इधर होगा, ओके। और ये जो थीटा होता है बेटा, एक ये बात कि थीटा हमेशा किसके मध्य का कोण है, ये एक तो है विद्युत क्षेत्र के और एरिया सदिश के बीच का कोण है, के बीच का कोण है, ओके। तो देखिए ये विद्युत बल रेखा इधर जा रही है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ है, ओके। तो इन दोनों के बीच में कोण कितने का बनेगा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा, ओके, 90 डिग्री बनेगा। तो अब आप इसकी वैल्यू इसमें फाई में पुट कर दीजिए, फाई ई। अगर शीट को मैंने लंबवत ना रख के ऐसे रख ली, हमने बात कब की थी, विद्युत फ्लक्स में लंबवत ही रखनी है, बट अगर शीट को मैं लंबवत ना रखता हूं तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, आप यहां पे देखिए। फाई का फॉर्मूला क्या था, ई सदिश इंटू डीएस सदिश इंटू कोस थीटा, ओके। तो ई सदिश इंटू डीएस सदिश इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या है, कोस 90। तो कोस 90 आपको पता है क्या होता है, 0। तो फाई ई कितना हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि विद्युत फ्लक्स में जो शीट रखी जाएगी, जो सतह होगी वो लंबवत होनी चाहिए। अगर लंबवत होगी तो उससे विद्युत बल रेखाएं पास होगी, और जो ये एरिया वेक्टर होगा उसकी भी दिशा यही होगी, ओके। तो इतना हमने पढ़ा है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, उसमें थीटा की वैल्यू कैसे पुट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे गाउस का नियम, ओके। तो देखिए बच्चों, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है गाउस का नियम। गाउस का नियम बहुत ही इजी है, आप नियम को समझिए, उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे अनुप्रयोग, वो इससे भी इजी है। बस देखिए नियम क्या कह रहा है आपको कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ, कोई भी मतलब एक बंद पृष्ठ बोल दिया हमने, काल्पनिक है, ओके, में पारित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो इन्होंने विद्युत फ्लक्स उसके संबंध में जो एक नियम दिया है, उसके अनुसार कोई एक बंद पृष्ठ है, उसमें बहुत सारे आवेश है, कितने भी हो सकते हैं, Q1 Q2 Q3, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि इस बंद पृष्ठ में जो विद्युत फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कुल आवेश को हम कैसे लिख सकते हैं, कुल आवेश यहां पे क्या आएगा, सिग्मा Q अपॉन कुल आवेश तथा निर्वात में विद्युतशीलता। आपको पता है निर्वात में विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पे जो Q फाई होगा, E फाई, वो होगा Q1 Q2 Q3 Q4। ये कहां से आए, इस बंद पृष्ठ में 4 आवेश है, जितने भी आवेश होंगे उनका सबका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में कुल फ्लक्स। अब ये पहली बात कि ये जो नियम है ये बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यह नियम बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे अगर कोई एक ट्रायंगल है, त्रिभुज, उसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, तो इसका जो फाई होगा गाउस के नियम के अनुसार वो क्या होगा, Q अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसमें क्यू ही आवेश है। और ये कि ये कोई एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में भी अगर क्यू आवेश रखा हुआ है तो इसका भी जो फाई होगा वो क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से अन्य भी अगर कोई आकृति होगी, जैसे राउंड का, ये स्क्वायर गोले का मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे क्यू है तो इसका भी फाई क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कहने का मतलब है कि ये आकृति पर निर्भर नहीं करता, सब में ये तीनों फ्लक्स बराबर होगा गाउस के नियम के अकॉर्डिंग। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि यह नियम पृष्ठ में उपस्थित आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे सपोज ये एक गोला है, ये गोला है, इसमें आवेश Q इधर है, इसमें आवेश Q इधर है, स्थिति दोनों की चेंज है। देखिए इसमें ऊपर है, इसमें नीचे की ओर है, तो इसका भी जो फाई होगा वो अगेन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, इसका भी फाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। सिर्फ शर्त यह है कि इन दोनों का आवेश अंदर बराबर होना चाहिए, स्थिति पे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये जो था ना, इसमें भी आवेश इनका अंदर से बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जितना Q है यहाँ पे भी उतना ही Q होना चाहिए और यहाँ पे भी इतना ही Q होना चाहिए। अगर तीनों जगह Q बराबर है तो फिर उनकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है, पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। दूसरी बात कि आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। और तीसरी बात देखिए यहाँ पे मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है कि बाह्य आवेश है, नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता। जैसे कि कोई एक सतह है, इसके बाहर कोई आवेश रखा हुआ है, तो इस आवेश के कारण इस बंद पृष्ठ का जो नेट फ्लक्स है ना, फाई एप्सिलॉन, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई योगदान नहीं होगा। वो कितना होगा, वो जीरो है तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई आवेश नहीं है इसका मतलब वो जीरो है, तो जीरो ही रहेगा। कारण आपको पता है कि कोई आवेश होता है तो उससे क्या निकलती है, विद्युत बल रेखाएं निकलती है। विद्युत बल रेखाएं इससे निकलेगी, हर तरफ निकलेगी इससे। तो जब कोई बंद पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, तो बंद पृष्ठ में विद्युत बल रेखा जब अंदर एंटर करती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, और जब बाहर निकलती है तो नेगेटिव हो जाती है। तो इसमें से जितनी विद्युत बल रेखाएं अंदर एंटर करेगी उतनी ही बाहर निकल जाएगी। ये अगेन नेगेटिव हो जाएगी, ये +1 हुई तो फिर से अगेन -1 हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि नेट फ्लक्स जो होगा ना इसका, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जितनी अंदर आई थी उतनी बाहर निकल गई। लेकिन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, यहाँ पे इनका जैसे कोई Q था, आवेश था, तो विद्युत फ्लक्स आपको पता है विद्युत बल रेखा ही होता है, तो इस वाले से ऐसे बाहर निकलेगी विद्युत बल रेखाएं। तो जब बाहर निकलेगी तो कुछ ना कुछ तो बाहर ही होगा, इसके फिर से अंदर तो आ नहीं रहा है, इसलिए माइनस में जाएगी बाहर, तो इसका कुछ ना कुछ आवेश होगा जिससे हम फाई निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फाई जीरो होगा, क्योंकि जितनी अंदर एंटर करेगी उतनी ही बाहर निकल जाएगी। ओके, इसमें सिर्फ बाहर निकल रही थी, इसमें अंदर एंटर नहीं हुई, इसमें भी बाहर निकल रही थी, इसलिए इनका कुछ ना कुछ फाई होगा। लेकिन इसका फाई क्या होगा, जीरो होगा। इसका जो भी नेट फाई होगा, इसमें ये वाला आवेश कुछ चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इस आवेश के कारण जितनी विद्युत बल रेखा अंदर आएगी उतनी ही बाहर निकल जाएगी। तो आज हमने पढ़ा बेटा, एक तो विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। आगे हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में गाउस के थ्योरम्स के अनुप्रयोग। ओके, थैंक यू।